गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स। आज फिर से हम क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर आपका चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। तो आज हम इसके अंतिम पार्ट 3 को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, परिसीमन आयोग क्या होता है और चुनाव कराने के लिए, ठीक है, स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, उनके कार्यों को देखेंगे तथा अंत में हम चुनाव सुधार के ऊपर भी बात करेंगे कि हमारी चुनाव प्रणाली में क्या समस्याएं हैं और उनको किस तरह से सुधार किया जा सकता है। इसके संबंध में हम कुछ सुझावों को देखेंगे और फिर अंतिम रूप से हम निष्कर्ष पर आएंगे कि हमारी चुनाव व्यवस्था जैसी भी है, जो भी है, उसकी सफलता के क्या कारण हैं, वो इतनी सफल क्यों है और हमारे चुनाव प्रणाली को देश भर में क्या है बड़े आदर की नज़र से देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र और परिसीमन आयोग, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में हमेशा से ही जाति का एक मसला हमेशा से रहा है। कुछ जातियां हमेशा से ही ऐसे डिप्रेस्ड क्लास में रही हैं, यानी कि दमित, यानी कि उनको दबाया गया है, कुचला गया है। उनका आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से उनका विकास उतना नहीं हो पाया है, ठीक है। जो उच्च जातियां थीं वह सारे संसाधनों पर, आर्थिक व्यवस्था पर, शैक्षणिक व्यवस्था पर उन्हीं का अधिकार था, और जो डिप्रेस क्लास थे, जो दमित वर्ग थे, नीची जातियों के थे, उनको एक तरह से वो सारे अधिकार या राइट नहीं मिले थे, ठीक है। तो आज़ादी के बाद चूँकि ये मसला था, क्योंकि ऐसे वर्गों को उठाना था, उनको राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण उनको करना था, उनका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से उनका विकास करना था, तो जाहिर सी बात थी कि उनको आप राजनीति में या सरकार में आप उनको प्रतिनिधित्व तो देना ही होगा, तभी उनके लोग चुनकर आएंगे ताकि उनके लिए वो बेहतर काम कर सकें। तो इसके लिए क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, और एससी को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, इनके लिए क्या है 47 सीट, एससी के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट निर्धारित की गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि परिसीमन आयोग क्या है, ठीक है। परिसीमन आयोग राष्ट्रपति द्वारा इस आयोग की गठन किया जाता है, इस आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। इस परिसीमन आयोग का काम ये होता है कि जब भी चुनाव होते हैं 5 साल पर, लोकसभा के या राज्यों के चुनाव जब भी होंगे, तो उसके संबंध में जितने भी निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमाएं तय करनी है, यानी जैसे 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, और हम जानते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर जाता है, अर्थात जितनी सीट होंगी संसद में या विधानसभाओं में राज्यों की, तो उतने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। तो इन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण क्या है, परिसीमन आयोग करती है। और यही परिसीमन आयोग आरक्षित सीटों का भी निर्धारण करती है कि जो भी 84 सीट एससी के लिए या 47 सीट एसटी के लिए हैं, उनका भी निर्धारण कौन से क्षेत्र आरक्षित सीट होंगे, ये 84 सीट कौन से होंगे पूरे, अगर लोकसभा में 84 सीट है तो पूरे भारत में 543 सीट जहाँ जहाँ भी हैं उनमें कौन सा 84 या 47 सीट कौन कौन सा होगा, इसका निर्धारण क्या है, परिसीमन आयोग किया जाता है, ठीक बात। आप स्क्रीन को देखते रहिएगा। अब परिसीमन आयोग ये करता कैसे करता है, यानी कि राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में इन एससी या एसटी जो कास्ट के जो लोग हैं, इनकी संख्या का अनुपात जितना है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, सीटों का अनुपात या एक निश्चित कोटा तय कर दिया जाता है। अर्थात अगर राज्य में 10% एससी हैं
तो राज्य की विधानसभा में जितनी सीट होगी उसका लगभग 10% के आसपास क्या है, आरक्षित कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, और इसके लिए और कौन सा क्षेत्र आरक्षित होगा, जैसे मान लीजिए 200 सीट है किसी राज्य में और 10 सीट, मान ली 20 सीट हमको आरक्षित करना, तो 20 सीट कौन से होंगे 200 में, तो उसके लिए क्या करता है परिसीमन आयोग कि जिस क्षेत्र में या जिस निर्वाचन क्षेत्र में एससी या एसटी बहुमत में होते हैं या मेजॉरिटी में होते हैं या सबसे अधिक जनसंख्या जिस क्षेत्र में होती है एससी या एसटी की, तो उस क्षेत्र को क्या आरक्षित सीट घोषित कर दिया जाता है। अर्थात पूरे राज्य में चूंकि आबादी के हिसाब से अगर 20 सीट उनको मिल रही है तो 20 सीट कौन कौन से क्षेत्र होंगे, कहीं तो कोई तो 20 सीट नहीं हो जाएगा, तो ऐसे वो 20 सीट वो होंगे जहां पर इनकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, यानी 200 निर्वाचन क्षेत्रों में वे 20 सीट खोजे जाएंगे जिनमें क्या है इनकी पॉपुलेशन सर्वाधिक है। उस आधार पर क्या है उन सीटों को आरक्षित घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर हम आगे बात करें, आप देखोगे कि आपके लोकसभा या विधानसभा में क्या है, महिलाओं के लिए या मुसलमानों के लिए किसी प्रकार का कोई आरक्षित सीट आरक्षित नहीं है। हालांकि महिलाओं के लिए स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए क्या है सारे राज्यों ने लगभग 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई, यानी जो स्थानीय सरकार, जो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत ऐसा शब्द सुनते होंगे आप, उनको स्थानीय सरकार कहते हैं, जो गांव स्तर पर या शहरी स्तर पर होती हैं। तो इनमें जो सीटें जो होती हैं इनमें क्या है 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है कम से कम। बहुत से राज्यों ने तो 50% सीट आरक्षित कर दिए गए हैं। हालांकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ऐसा प्रावधान नहीं है, हालांकि कई बार प्रस्ताव आए हैं लेकिन यह पारित नहीं हो सका है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें महिलाओं की स्थिति को, तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की स्थिति बहुत कम रही है। ठीक है, 10% से कभी अधिक नहीं हुई, यानी 543 सीट है तो महिलाएं वहीं 20, 25, 40, 30 इसी संख्या में होती। तो इस तरह से आप देख रहे हो उनको प्रतिनिधित्व तो उनका नहीं है, जबकि पॉपुलेशन में तो उनकी भागीदारी आधे लगभग 50% महिलाएं हैं देश में। पुरुष और महिलाओं को देखा जाए तो लगभग 48-52 का रेशियो है, तो उस हिसाब से प्रतिनिधित्व तो नहीं है। तो मांग हमेशा उठती रही है कि महिलाओं को भी एक तरह से लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाए। ठीक है, देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के लिए होना बहुत जरूरी है। क्यों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है? क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक है। देखो, लोकतंत्र को वास्तविक या जमीनी हकीकत बनाने के लिए कि वो लोकतंत्र सच्चा हो, वैधानिक हो और जनता की आकांक्षाओं पर उतरे, यानी जनता जो सोच रही है, जनता जो करना चाह रही है, जनता जैसी शासन व्यवस्था बनानी चाह रही है वैसी शासन व्यवस्था बन सके, इसके लिए क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने आवश्यक है। अगर चुनाव में धांधली होगी, चुनाव में मैनिपुलेशन होगा, वोट का मैनिपुलेशन होगा, वोट खरीदे या बेचे जाएंगे पैसों से, लोगों के वोट मतदानों को प्रभावित किया जाएगा, तो एक तरह से लोकतंत्र क्या जमीनी हकीकत या वास्तविक रूप नहीं ले पाएगा और वह जनता का वास्तविक आकांक्षा या इच्छा नहीं होगी। ठीक है, तो आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जनता की और प्लस सच्चा लोकतंत्र और जमीनी हकीकत बनाने के लिए, वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक है कि चुनाव क्या है निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सके। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र को वास्तविक हकीकत और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए हमें आवश्यक है कि लोकतंत्र
के लिए चुनाव और जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होते हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है। हमारे संविधान में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से इसको परिभाषित किया गया है। अगर किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में सभी वयस्क नागरिकों को, ठीक है, मत देने का अगर अधिकार किसी देश के द्वारा दिया जाता है तो इस अधिकार को हम क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। अर्थात चुनाव देने, जो भी चुनाव में वोट डालने वाले मतदाता होंगे उनको क्या है, धर्म, जाति, आय, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि वयस्कता के आधार पर कि वह वयस्क नागरिक है या नहीं, इस आधार पर क्या है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है इक्वल रूप से, फिर वो चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों। ठीक है, तो 1989 से पहले भारत में वोट देने का अधिकार यह उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 के बाद संशोधन किया गया 69 अमेंडमेंट, 69, ठीक है, 69वां अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद यह आयु 18 वर्ष कर दी गई। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत में हर 18 वर्ष से ऊपर का नागरिक मतदाता है, उसको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं तो फिर आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप किसी धर्म से संबंधित हैं, क्या विशेष जाति से संबंधित हैं, या आय या शिक्षा या किसी भी प्रकार का कोई भी आधार नहीं होगा। सभी को इक्वली वोट देने का राइट। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार के क्या क्या फायदे हैं। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए एक तरह से सभी वहां की जनता को अधिकार प्रदान करता है और चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी एक तरह से आपको राइट प्रोवाइड कराता है और जनता की जो राजनीति में जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करता है। और सार्वभौमिक मताधिकार यह भी बताता है, अगर जिस देश ने यह अपनाया है वह बताता है कि वह देश क्या है, समानता पर विश्वास करता है, गैर भेदभाव वाली व्यवस्था पर विश्वास करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आप नोट डाउन करते जाइएगा। और दूसरी तरफ हम देखें तो चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है, यानी चुनाव कौन लड़ सके, ये तो वोट देने का हो गया अभी तक। चुनाव लड़ने की प्रक्रिया के लिए भी या चुनाव लड़ने के अधिकार के लिए भी भारत में सार्वभौमिक तरीके को ही अपनाया गया है। अर्थात किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, आयु, इन सब के आधार पर किसी को यह नहीं कहा जा सकता कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव में आप खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ प्रावधान है, कुछ कुछ अहर्ताएं हैं, कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको होनी चाहिए। जैसे लोकसभा के चुनाव के लिए अगर आप खड़े हो रहे हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और विधानसभा के लिए यानी राज्यों की विधानसभा के लिए भी यह आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम आम चुनाव की ही बात करेंगे। और जबकि स्थानीय सरकारों में यानी कि जो ग्राम और नगर के लेवल पे जो स्थानीय सरकार होते हैं उनके लिए यह आयु 21 वर्ष है। ठीक है, और दूसरा यह नहीं होना चाहिए, देखो दूसरी अर्हता यह है कि वह कोई अपराधी तत्व नहीं होना चाहिए। अर्थात उसके संबंध में या कोई व्यक्ति जो खड़ा हो रहा है अगर उसके संबंध में 2 साल से अधिक का, अगर किसी अपराध के मामले में 2 साल से अधिक की अगर सजा हुई है तो ऐसे को भी हम चुनाव लड़ने से वंचित किया जाता है भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, ये सब तो एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लेकिन हाँ, शिक्षा, धर्म, जाति, योग्यता, इनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपराधी तत्व तो नहीं होना चाहिए, 2 साल से अधिक की सजा उसके ऊपर ना हो, या पागल या दिवालिया ना हो,
और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष की आयु और स्थानीय सरकार के चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। ठीक है, तो इतनी बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव लड़ने के लिए भी कही गई, यानी आयु को ही मुख्य रूप से आधार बनाया गया। जैसे वोट देने में बनाया गया था वैसे चुनाव लड़ने में भी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। ये क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसका महत्व क्या है। ठीक है, 1950 में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि देश में जो भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान मंडल, किसी का भी चुनाव हो, उस चुनाव को कंडक्ट कराने का जो दायित्व है वो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा। ये एक स्वतंत्र बॉडी है, एक स्वतंत्र है, यानी इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसको स्वतंत्र बनाने के पीछे यही रीज़न था, ताकि सरकार क्या है का कोई दबाव ना हो इन आयोग के ऊपर, और आयोग क्या है स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रहकर चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करा सके। अगर सरकार को ही चुनाव कराने का अधिकार दिया जाता, जैसे हर काम सरकार करती है, अगर चुनाव कराने का अधिकार भी सरकारी मशीनरी को दिया जाता, अगर जो सरकार के अंडर में रहकर काम करती, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से एक तरह से चुनाव निष्पक्ष या स्वतंत्र नहीं हो पाता, क्योंकि सरकारी मशीनरी क्या है, उसमें हस्तक्षेप या उसको मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए एक स्वतंत्र बॉडी द्वारा इसका क्रियान्वयन कराया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के कार्य, उनकी शक्तियों, इन सब के बारे में वर्णन है। तो इसी में 324A में लिखा हुआ है कि निर्वाचन संविधान के दायरे में निर्वाचन आयोग क्या है, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, विधानमंडल, इन सब के चुनाव के लिए कराने का अधिकार होगा, प्लस मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार, नामांकन नामावली तैयार करने का अधिकार। ठीक है, ठीक है, पूरे चुनाव प्रक्रिया का निर्देशन, संचालन, निरीक्षण, निगरानी, यह सारे काम क्या है, यानी कि चुनाव की घोषणा करने से लेकर चुनाव के परिणाम की घोषणा करने तक। ठीक है, चुनाव कब होगा, कब किया जाएगा, यहाँ से लेकर चुनाव का परिणाम क्या आया है, मतगणना, सारी चीज़ें क्या है, निर्वाचन आयोग के देख रेख में, निर्देशन में, निगरानी में, निरीक्षण में, परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट का किसी प्रकार का इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक बात। ठीक है, देखिए निर्वाचन आयोग की सहायता है तो हर राज्य में भी एक क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी सहायता से वह राज्यों में भी के जो चुनाव को क्या है कंडक्ट कराता है। ठीक है, लेकिन स्थानीय सरकार के लिए, ठीक है, स्थानीय सरकार में जो चुनाव होते हैं उसके लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए एक अलग एक अधिकारी की, निर्वाचन आयुक्त की स्थापना की जाती है, जिसका काम स्थानीय सरकारों में चुनाव कराना है। ठीक है, यानी कि निर्वाचन आयोग का जो काम है वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को कराना, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के। ठीक है, स्थानीय सरकार के लिए क्या है, राज्य चुनाव आयुक्त के अंतर्गत एक एजेंसी की स्थापना की जाती है जो स्थानीय सरकारों के चुनाव का देखरेख करता है। ठीक है, ठीक है, राज्य में निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो स्थानीय सरकार के चुनाव के लिए काम करते हैं, और निर्वाचन आयोग के सहयोग के लिए राज्यों में क्या चुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। हर राज्यों में 28 राज्य, 28 राज्यों में निर्वाचन अधिकारी होंगे जो निर्वाचन आयोग के लिए सहायता करेंगे कि केंद्र में और विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव
निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सके। ठीक है, अब आप देखेंगे इनका गठन क्या है। 1989 से पहले 1989 से पहले आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग जो था वह एक सदस्यीय था, यानी एक अध्यक्ष होता था, मतलब एक सदस्य होते थे और बाकी सब उसके अंडर में काम करते थे। लेकिन 1989 के चुनाव में क्या है, दो और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ दो और निर्वाचन आयुक्तों की स्थापना करके इसको बहुसदस्यीय यानी 3 सदस्यीय त्रिसदस्यीय बना दिया गया था। ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद फिर यह एक सदस्यीय कर दिया गया था। लेकिन 1993 के बाद फिर से इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया और 1993 के बाद से क्या है, बहुसदस्यीय रूप में ही काम कर रहा है। ठीक है, 1993 के बाद क्या है, इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया है, जो अभी तक ये बहुसदस्यीय रूप में ही काम कर रहा है। आप नोट डाउन करते चलेंगे। Next page. Double tap to add. देखिए थोड़ा यहाँ देख लीजिए, चीज़ें थोड़ी सी पेज में बदलना भूल गया था। आप लोग पॉज कर करके उसको क्या है नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है सहायता के लिए एक निर्वाचन अधिकारी होंगे राज्य में। ठीक है, और स्थानीय सरकार के लिए एक अलग निकाय होता है, राज्य चुनाव आयुक्त होता है, जो स्थानीय सरकार का चुनाव कराता है। निर्वाचन आयोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, स्थानीय सरकार के लिए। ठीक है, गठन के मामले में बहुसदस्यीय था 1989 तक। 1989 का जो चुनाव हुआ था उसमें इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया था। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था और उसके साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, यानी 3 लोग थे। ठीक है, बाद में इसको फिर हटा दिया गया चुनाव के बाद और फिर 1993 में फिर इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया और यह अभी तक काम कर रहा है। और डिसीजन जो होगा, क्योंकि जब बहुसदस्यीय बनाया गया तो ये मसला आया कि फिर डिसीजन कौन लेगा, क्योंकि उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और बाकी 2 के सदस्य हैं, साथी सदस्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या है अपने दम पर सारे निर्णय लेगा। अगर उसी को लेना होता तो फिर बहुसदस्यीय करने का क्या मतलब था। तो कोई भी डिसीजन चुनाव के संबंध में कोई भी डिसीजन लेना हो तो ये लोग आपसी सहमत के द्वारा, सर्वसहमति के द्वारा, यानी तीनों लोग सहमत होंगे, तीनों जो अधिकारी हैं निर्वाचन आयोग के, जो मुख्य अधिकारी हैं, ये जब तीनों सहमत होंगे तो डिसीजन क्या है, सहमत के द्वारा ही डिसीजन लिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना उस पर नहीं कर सकता, भले वो अध्यक्षता करेगा लेकिन शक्तियों के मामले में वो तीनों बराबर है। ठीक है, ठीक है, साझे सहमति के आधार पर लेते हैं। अब देखिए, अब बात प्रश्न ये उठता है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है। चूंकि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह से। अब आप कहोगे तो सरकार ही कर रही है तो फिर कैसे निष्पक्ष और स्वतंत्र हो पाएंगे। ठीक है, तो भले ही राष्ट्रपति की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से, जो प्रधानमंत्री उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह से निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तीनों की। ठीक है, लेकिन नियुक्ति करने के बाद फिर गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है, उसको हटा नहीं सकती। ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए क्या, दोनों संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा इसके संबंध में प्रस्ताव पारित होने चाहिए और फिर राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। फिर राष्ट्रपति की अंतिम सहमति होनी चाहिए, यानी दोनों सदन, उच्च सदन में राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदन से विशेष बहुमत द्वारा यानी 2/3 बहुमत द्वारा यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि हाँ, हम निर्वाचन आयुक्त को हटाना चाहते हैं। और फिर अंतिम राष्ट्रपति जब पारित हो जाएगा फिर राष्ट्रपति उसको क्या है, हटा सकता है। ठीक है, तो यह विशेष बहुमत का जो प्रक्रिया हटाने की, ये थोड़ी सी कठिन है, यानी कि डायरेक्ट सरकार को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह हटा लें। ठीक है, और सुझाव दिए जाते हैं बहुत से लोगों द्वारा, बहुत से कमिटीज़ बनी है, बहुत से नेता लोग ये सुझाव देते हैं कि निर्वाचन इनके नियुक्ति को और पारदर्शी और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या है कि जब भी इनका नियुक्त की जाए कि किस व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बनाना है, तो उसके लिए क्या है, जो
संसद का जो विपक्षी दल का नेता होता है, यानी कि जो ऐसी पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, ठीक है, उसका जो मुखिया होगा और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी परामर्श भी ली जाए। यानी गवर्नमेंट क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, चुनाव आयुक्त की मंत्रिपरिषद ही कर रही है, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी, तो मंत्रिपरिषद का यह दायित्व हो कि वो मुख्य न्यायाधीश से भी सिफारिश करे और विपक्ष के नेता से भी बातचीत करके और आपस में सहमत होकर क्या है 3 व्यक्तियों का नाम दिया जाए और राष्ट्रपति को कहा जाए कि इनको क्या है निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाए। तो इससे क्या है एक तरह से सर्वसहमति आएगी और निष्पक्षता बढ़ेगी। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और 6 वर्ष हो सकता है या तो फिर 65 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष। अगर 65 वर्ष उसका पूरा हो गया, मान लो 4 ही वर्ष हुआ लेकिन 65 वर्ष पूरा हो गया तो भी हट सकता है, या नहीं 65 वर्ष पूरा हुआ है तो 6 वर्ष कम से कम रहेगा। ठीक है, जब तक ये निर्वाचन आयुक्त हैं इनके ऊपर किसी प्रकार कोई कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चल सकता, इनकी सैलरी में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती, इनको भत्ते या जो भी सुविधाएं दी जाती इसमें किसी प्रकार कोई कटौती नहीं की जा सकती, और न ही जब तक ये अपने पद पर है तब तक इनके ऊपर किसी प्रकार कोई मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल सकता। ठीक है, महाभियोग द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है, अर्थात महाभियोग की एक प्रक्रिया है कि दोनों सदनों के से 2/3 बहुमत द्वारा यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, तभी इस पर हटाया जा सकता है। तो इस तरह से क्या है आप देख रहे हो कि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। अभी हम कार्यों को देखेंगे तो और समझ में आएगा कि किस तरह से ये और है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत में 2 चीजें होती हैं। ठीक है, सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले लोगों का 2/3 प्लस सदन की कुल संख्या का साधारण बहुमत। मान लीजिए आपकी कक्षा में 70 बच्चे हैं, हमको किसी एक व्यक्ति का चुनाव करना है, निर्वाचन करना है या किसी को हटाना है, कोई एक प्रस्ताव पारित कराना है 2/3 बहुमत से, तो मान लीजिए 50 लोग ही उपस्थित हैं, तो 50 लोग उपस्थित हैं और 50 लोगों ने वोट भी दिया, मतदान में भाग भी लिए, तो 2/3 यानी कि 50 का 2/3 क्या होगा 17 दूनी 34 यानी 35 लोग। ठीक है, तो 35 भी होना चाहिए और प्लस कुल संख्या कितनी थी 70, तो 70 का भी बहुमत होना चाहिए, यानी कि 70 का आधा 35 यानी 36। अब देखिए 35 से भी काम नहीं चलेगा, यानी 2/3 भी यानी 35 से ऊपर भी हो और प्लस कुल संख्या का बहुमत भी हो, साधारण बहुमत यानी कि 36 हो, आधे से एक अधिक, यानी कि मिनिमम अगर आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं तो 2/3 बहुमत 36 होगा अगर 50 लोग उपस्थित हैं। अगर 60 लोग उपस्थित हैं तो फिर ये 2/3 बढ़ जाएगा, तो 60 का 2/3 कितना होता है 20 × 60 यानी 40, तब 40 होना पड़ेगा। कोई 70 के हिसाब से तो 36 ठीक है, और उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का भी 2/3 यानी 40 होना चाहिए, तो इस हिसाब से बहुमत होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ देखी जाती, उपस्थित कितने हैं उस टाइम और कितने लोग वोट दे रहे हैं, उनका 2/3 होना चाहिए, चाहे उपस्थित चाहे वोट देने वालों का, दोनों मिला के 2/3 होना चाहिए। ठीक है, और कुल संख्या का साधारण बहुमत होना चाहिए, तो हम इसको कहेंगे विशेष बहुमत। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चुनाव निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, अब हम लोग कार्यों पर चर्चा करेंगे कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है। आप कॉपी करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनर्संशोधन करना, अर्थात जैसे मान लीजिए इस वर्ष मतदाता सूची तैयार की 1 करोड़ लोग हैं, तो 5 साल बाद तो फिर तो उसमें लोग बढ़ेंगे घटेंगे, कोई मर जाएगा तो उसको हटाना है, कोई 18 साल का हो गया तो उसको ऐड करना है, तो पुनर्संशोधन करना भी और मतदाता सूची तो तैयार करना है ही है। ठीक है, और चुनाव का समय और पूरा कार्यक्रम तैयार करना, यानी चुनाव की तिथि, चुनाव कब होगा उसकी तिथि, मतदान करने की तिथि। ठीक है, मतदान कैसे कैसे होगा, कौन कौन कैसे कैसे वोट डालना है, वो सारी प्रक्रियाएं, नामांकन कराना, जो भी उम्मीदवार हैं उनको नामांकन कराना, उनके लिए जो टिकट जिस टिकट से खड़े होते हैं उसमें फॉर्म भरना होता है जिसको नामांकन बोलते हैं वो कराना, चुनाव
मतगणना, फिर वोट डलवाना, फिर मतगणना करवाना, फिर अंतिम रूप से क्या है चुनाव के परिणामों की घोषणा तक करना क्या है एक तरह से चुनाव आयोग द्वारा ही कराया जाता है सारा काम। ठीक है, चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव के परिणामों की घोषणा तक, मतदाता सूची भी तैयार करना, नामांकन, नामावली, पुनर्संशोधन, ठीक है, सारी प्रक्रियाएं क्या है, आचार संहिता लागू करना। देखिए और मान लीजिए चुनाव की घोषणा कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग को लगे कि हाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र में या किसी राज्य में चुनाव कराने के लिए अनुकूल माहौल नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, दंगे या फसाद हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में चुनाव आयोग क्या है चुनाव को रद्द भी कर सकता है। और यहाँ तक अगर चुनाव आयोग को यह लगे कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है वो धांधली के तरीके से हुआ है, वह निष्पक्ष नहीं हुआ है, स्वतंत्र नहीं हुआ है, उस पर जो जीता है वह बेईमानी करके जीता है, तो भी क्या है निर्वाचन आयोग क्या है उस चुनाव को रद्द कर सकता है, यानी कि पुनर्चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है कि इस आधार पर कि निष्पक्षता नहीं हुई है, पैसों की धांधली हुई है, सही ढंग से निर्वाचन नहीं हुआ है। ठीक है, निर्वाचन आयोग क्या है राजनीतिक दलों के लिए या उम्मीदवारों के लिए क्या है आचार संहिता लागू करता है। जैसे आप देखते होंगे कि 24 घंटा पहले क्या है चुनाव प्रक्रिया समाप्त कर दी जाती है, या एक तीन महीना पहले या 2 महीना पहले ऐसा कुछ होता है, जिसमें क्या आपको 3 महीना पहले कि मौजूदा सरकार क्या कोई घोषणा नहीं करेगी, कोई नई योजना की घोषणा नहीं कर सकती। मान लीजिए अप्रैल में चुनाव अगर होना है राजस्थान में, तो राजस्थान की सरकार क्या है अप्रैल तो फरवरी के बाद कोई नई योजना, कोई नई व्यापक योजना, न्यू कोई प्लानिंग या कोई न्यू घोषणा नहीं कर सकती। जो पुरानी है उसको संचालित कर सकती है, लेकिन कोई नई घोषणा नहीं कर सकती। उम्मीदवारों के लिए भी आचार संहिता होता है कि आपको क्या भाषण देना है, आप जो रैली करेंगे, जो आप प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, उसमें किस तरह के एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें इनकी पूरी सूची होती है, ये सब चीज़ तय करती है। ठीक है, और इस आधार पर क्या है किसी उम्मीदवार के नामांकन को रद्द भी किया जा सकता है, किसी राजनीतिक दल को एक तरह से अल्टीमेटम भी दिया जा सकता है कि आप गलत कर रहे हैं, आप चुनाव में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट मांग रहे हैं। इस तरह का चीज़ें एक तरह से चुनाव निर्वाचन आयोग देखता है। निर्वाचन आयोग यह भी करता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग यह भी करता है कि राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है और प्लस उनको चुनाव चिन्ह प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो कांग्रेस का हाथ है, भाजपा का कमल है, यह सब क्या है निर्वाचन आयोग ही। अब आप कहोगे कि पूरे देश भर में चुनाव निर्वाचन आयोग ये 3 लोग या कुछ उनके स्टाफ लोग कैसे करा लेते हैं इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में? तो इसके लिए क्या किया जाता है, निर्वाचन आयोग का अपनी कोई स्टाफ नहीं होता, पूरा उतना बड़ा लाखों करोड़ों में आदमी लगते हैं इस काम के लिए, तो उसमें कोई स्टाफ निर्वाचन आयोग का अपने नहीं होते। जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो जितने भी स्टाफ होते हैं सरकारी कर्मचारी, वही सरकारी कर्मचारी क्या है जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद क्या है वह निर्वाचन आयोग के अंडर में काम करने लगते हैं। यानी कि इसलिए आप देखते हो कभी आपके टीचर्स भी चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, सारे सरकारी अधिकारी, सारे सरकारी कर्मचारी क्या हैं, डीएम, सारे ये सारे डीएम, आईएएस, आईपीएस, जितने भी अधिकारी हैं, स्टाफ है, कर्मचारी हैं राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के, वो सारे स्टाफ क्या है जब तक चुनाव की घोषणा हो गई है और चुनाव जब तक संपन्न हो जाए तब तक क्या है वह निर्वाचन आयोग के अंडर में ही काम करेंगे। ठीक है, यानी पूरा कंट्रोल क्या है निर्वाचन आयोग का ही होगा। अगर कोई बदमाशी करता है या गैर कानूनी काम करता है या बात नहीं मानता है तो निर्वाचन आयोग उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है और वो माना भी जाएगा, चुनाव खत्म होने के बाद भी माना जाएगा। यानी कि क्या पूरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी क्या है निर्वाचन आयोग के अधीन हो जाएगी। ठीक है, इस आधार पर क्या है निर्वाचन आयोग क्या है चुनाव की प्रक्रिया को करा पाता है। ठीक है, इसलिए जब भी सरकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अंडर में चुनाव का काम करते हैं तो सब ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि एक तरह से निर्वाचन आयोग उस टाइम सारे अधिकार है निर्वाचन आयोग के पास कि वह वो अगर टीचर के पद में तो उनको टीचर के पद से हटाया जा सकता है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, उनको जेल तक डाला जा सकता है और यह अपराध में आता है अगर आप निर्वाचन की प्रक्रिया को अगर आप बाधित करते हैं,
मैनिपुलेट करते हैं या इसमें धांधली करते हैं तो यह एक तरह से आपराधिक काम है। ठीक है, अब हम देखते हैं चुनाव सुधार। ठीक है, मुख्य टॉपिक आ गया चुनाव सुधार। आखिर चुनाव सुधार का क्या हिसाब किताब है? चूंकि भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता को अपनाया गया है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, तो इन सब कदमों से भारत ने अपनी निर्वाचन प्रणाली को क्या है निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी खामियां हो सकती हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण रूप से कि हमारी चुनाव प्रणाली निष्पक्ष है। और 65 वर्षों के अनुभवों ने हमें यह बताया भी है कि निर्वाचन प्रणाली में कई सारी खामियां और उसके संबंध में बहुत सारे सुझाव भी दिए गए हैं। ठीक है, पहला सुझाव, बहुत लोग कहते हैं कि सर्वाधिक वोट पाने वाली पद्धति के आधार पर के स्थान पर समानुपातिक मत पद्धति के किसी एक प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। क्योंकि अब इसका मतलब हमने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, सर्वाधिक वोट पाने वाले अधिकार में क्या होता है। इसमें होता है कि कोई व्यक्ति बाकियों के मुकाबले अगर वो अधिक वोट पा गया तो वो जीत जाएगा, बाकी हार जाएंगे। और समानुपातिक में क्या होगा कि कोई दल अगर कम वोट भी पाया है तो उसको भी उस अनुपात पे सीट मिलेगी। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कम वोट भी पाता है दूसरे के मुकाबले, या कोई पार्टी दूसरे पार्टी के मुकाबले कम वोट भी पाती है, तो भी उसको पाए हुए वोट के अनुपात में सीट मिल सकेगी। इससे क्या है, सभी का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। ऐसी मान्यता कुछ लोगों के में है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह भी बात होती है कि लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव में या संसद या विधानसभा में क्या है 1/3 सीट क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। तीसरा है, चुनाव प्रक्रिया में धन के प्रभाव को कम करने के लिए और भी कठोर क्या है प्रावधान किए जाने चाहिए, ऐसी भी मान्यता है। ठीक है, इसके लिए सरकार को क्या है चुनाव की प्रक्रिया में जो भी धन का खर्च होता है वो सरकार को उठाना चाहिए। इसके संबंध में लोग मांग करते हैं कि सरकार को क्या है अपने संचित निधि से क्या है एक निश्चित अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में धन आवंटित करना चाहिए राजनीतिक दलों को, और वो उसी धन को खर्च करके वो क्या है चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कर सके। और प्रचार प्रसार या अपने जो भी प्रसार के दौरान कुछ भी उनको माइक वगैरह की ज़रूरत है, उनको कागज पत्तर की ज़रूरत है, तो ये सब व्यवस्था करें। लेकिन चूंकि अभी ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन मांग होती है। Next page. Double tap to act. अब देखिए, यह भी कहा गया है कि चौथा पॉइंट ये है, जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो, सिर्फ 2 साल नहीं, किसी प्रकार का अगर कोई मुकदमा है फौजदारी यानी अपराध, दीवानी और फौजदारी 2 होते हैं। दीवानी मतलब होता है पारिवारिक कोई वाद विवाद है, कोई शादी ब्याह को लेकर, इसको दीवानी बोलते हैं। और फौजदारी मतलब अपराध यानी मर्डर, लूट, रेप, इस तरह की चीज़ों को फौजदारी कहते हैं। अगर किसी उम्मीदवार पर किसी प्रकार का कोई फौजदारी मुकदमा है तो उसको क्या है चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। चुनाव में धर्म व जाति को लेकर की जाने वाली किसी भी अपील को क्या है गैर कानूनी बनाना चाहिए या अपराध के दायरे में लाना चाहिए। अगर किसी के आधार पर आप धर्म का कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं, जाति का कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं चुनाव प्रसार के दौरान, तो आप इसे क्या है अपराध के दायरे में लाना चाहिए। और छठवां ये भी सुझाव दिया जाता है कि राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए, उनकी गतिविधियों को या उनके आंतरिक कार्यविधियों को सुधारने के लिए भी कुछ नियम कानून होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सुझाव दिए जाते हैं कि इन सब चीजों को फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, चुनावी प्रक्रिया तभी निष्पक्ष या स्वतंत्र हो सकती है जब इसमें भाग लेने वाले दल, संस्थाएं, मतदाता, उम्मीदवार, ठीक है, यह क्या है नैतिक रूप से
लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का सम्मान करें, उसका आदर करें। यानी कि जो लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा है उसको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें, उसमें किसी प्रकार का धांधली ना करें, किसी को नीचा दिखाने वाली बात ना करें और निष्पक्ष रूप से रखें और नैतिक रूप से क्या है उसके प्रति आस्था दिखाएं, लोकतंत्र के प्रति, प्रतिस्पर्धा के प्रति, चुनाव के प्रति। तभी ये संपन्न हो सकता है। ठीक है। एक बात और कही जाती है कि और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे जनता को स्वयं सतर्क होना होगा। ठीक है। जनता क्या है, स्वयं सतर्क बने। समझ रहे हैं, जनता को स्वयं सतर्क होना चाहिए कि वह क्या है, स्वयं सतर्क हो। जनता को स्वयं सतर्क होना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेनी होगी। यानी कि जैसे जैसे राजनीतिक सक्रियता, जागरूकता बढ़ेगी जनता में, या जनता पार्टिसिपेट करेगी, रुचि दिखाएगी, तो भी क्या है हो सकता है चुनाव प्रक्रिया क्या है वो निष्पक्ष हो सके। और क्या है, नागरिक या सामाजिक स्तर भी ऐसी संस्थाओं का, नागरिकों को, लोगों को ऐसी संस्थाओं का स्थापना करना चाहिए जो सरकारी नहीं है, सामाजिक स्तर पर, अपने व्यक्तिगत स्तर पर, नागरिक स्तर पर ऐसी संस्थाओं का गठन करना चाहिए जो चुनाव प्रक्रिया की निगरानी कर सके। ठीक है। इसके लिए भी क्या है व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो चुनाव प्रक्रिया की पहरेदारी कर सके, उनकी निगरानी कर सके। ठीक है। अब तो ये सब तो बात हो गई, क्या क्या डिमांड्स हैं, सुधार की क्या क्या बातें हैं। कुछ कुछ सुधार भी किए गए हैं। ठीक है। इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 52वां संशोधन किया गया था 1985 में। ठीक है। संविधान में 52वां संशोधन किया गया था 1985 में, जिसमें दल बदल कानून लाया गया था। ठीक है। यह सरकार को अस्थिर करने के खिलाफ यह कानून था कि जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, जीतने के बाद कभी कभी क्या होता है, पैसे के धोखाधड़ी से, पैसे से सांसदों को, विधायकों को खरीद लिया जाता है। तो जो पार्टी को 1 या 2 वोट कम मिले हैं, बहुमत नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या है दूसरे पार्टी के जो जीते हुए उम्मीदवार को खरीद लेती थी और वो अपने में मिला लेते थे और वो सरकार बना लेते थे। तो इससे क्या है लोकतंत्र की जो वास्तविक मूल भावना है वो बाधित होती थी। तो इसके लिए क्या है दल बदल कानून लाया गया कि अगर किसी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार चुने गए हैं, मान लीजिए किसी पार्टी के 10 उम्मीदवार चुनकर गए हैं, भले वो सरकार में हो या ना हो, सरकार बना पाए या ना बना पाए, अगर जीते हुए उम्मीदवार हैं तो वो उम्मीदवार अगर दल बदल करते हैं जीतने के बाद तो उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक अपवाद भी है कि अगर जीते हुए उम्मीदवारों का कुल 2/3 उम्मीदवार अगर ऐसा करते हैं तो नहीं माना जाएगा। तो यह माना जाएगा कि वो वैचारिक रूप से मतभेद है उनका उस पार्टी से, वह क्योंकि अधिकार भी तो देना चाहिए कि किसी को कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है, किसी को अधिकार है वो किसी भी विचारधारा का समर्थन कर सकता है, उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर सकता है। ठीक है। तो 2/3 अगर, जैसे 10 में से 2/3 यानी कि 6 से 7 लोग अगर वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं तो सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन हाँ, उससे कम जो होगा तो सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और भी दूसरा कानून यह बनाया गया है कि कोई भी उम्मीदवार जब नामांकन भरने जाता है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब उस नामांकन में व्यक्त करना पड़ता है। और दूसरा, उसके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक कोई मुकदमा चल रहा है या नहीं चल रहा है, यह भी ब्यौरा देना पड़ता है ताकि ये पब्लिक डोमेन में आ जाए, जनता उसको देख सके। ठीक है। तो अपने जायदाद का और अपने आपराधिक पृष्ठभूमि का उसको पूरा लेखा जोखा उसको नामांकन में देना पड़ता है। तो इससे भी क्या है एक तरह से अपराधी तत्वों का क्या है और माफिया जैसे लोगों का, बाहुबली जैसे लोगों का क्या है थोड़ा सा वर्चस्व या चुनाव की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कम हुई है। और क्या हो सकता है, और भी जैसे जमानत जब्त करने की व्यवस्था भी है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं कि सैकड़ों की तादाद में थोक भाव में लोग खड़े ना हो जाएं निर्दलीय रूप में, चाहे किसी के फॉर्म किसी भी तरीके को चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है। तो उसके लिए जमानत जब्त करने का, आप खड़े तो हो सकते हैं लेकिन अगर आपको एक निश्चित कोटा से कम अगर आपको वोट मिलता है, ठीक है, ये कोटा आप पता करिएगा कि जमानत जब्त करने का क्या कोटा है। अगर उस निश्चित कोटा से अगर आपको वोट शेयर कम मिलता है तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। आई थिंक 15,000 रुपया जमानत जब्त की राशि है, यानी कि जमानत जब्त होने मतलब 15,000 रुपया आपको देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। ठीक है। अगर आप कुल वोट का
एक निश्चित कोटा अगर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो अगर आप ये पता करिएगा कि वो निश्चित कोटा क्या है, ठीक है। तो ये कुछ सुधार किए गए हैं, ठीक है। कुछ सुधार यह भी किए गए हैं कि राजनीतिक दल क्या है, कितना अमाउंट चुनाव में खर्च कर सकते हैं अपने एक उम्मीदवार के ऊपर। तो एक उम्मीदवार के ऊपर लोकसभा का अगर सांसद है तो सांसद के लिए कितना अमाउंट, एक सांसद पर कितना अमाउंट खर्च हो सकता है चुनाव में, या एक विधायक उम्मीदवार के लिए कितना अमाउंट खर्च हो सकता है, इसकी भी व्यवस्था संविधान ने किया है, ठीक है। तो इस तरह कुछ कुछ कदम भी उठाए गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखा नहीं है स्क्रीन पे, मैं अलग से बता रहा हूं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सफलता के क्या कारण रहे हैं भारत में, ठीक है। देखो, पहले तो हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को, सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का क्या है, अधिकार दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को भी शांतिपूर्ण ढंग से बदलने का भी अधिकार नागरिकों को दिया गया है। सफलता का ये पहला कारण है, ठीक है। दूसरा कारण, आप देखोगे जब से इन 70 वर्षों में क्या है, लगातार चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, मतदाताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ठीक है। और क्या क्या, मतदाताओं की रुचि बढ़ी है, उम्मीदवारों और दलों की संख्या भी में भी वृद्धि हुई, यानी कि नए नए दल उभर कर आ रहे हैं, नए नए कैंडिडेट, निर्दलीय जो उम्मीदवार होते उनकी संख्या बढ़ रही, यानी कि लोग रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, हम भी चुनाव में खड़े होकर जीत सकते हैं और सरकार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। तो ये एक अच्छे साइन है, ठीक है। तीसरा क्या है, चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है, यानी कि जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं वो हर तरह के सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी कि वह ब्राह्मण भी होते हैं, राजपूत भी होते हैं, वैश्य वर्ग से भी होते हैं, दलित भी होते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, यानी सभी तरह के उम्मीदवार आप देखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म या कास्ट के लोग ही चुनाव लड़ते हैं और वही लोग जीतते हैं। आप देखोगे हर पृष्ठभूमि के वर्ग के लोग चुनाव में खड़े होते हैं और जीत कर जाते हैं। तो यह भी क्या है, हमारी चुनाव प्रणाली की या हमारे लोकतंत्र की सफलता का एक प्रमुख आधार है। और हम चौथा पॉइंट ये देख रहे हैं कि चुनाव प्रणाली क्या है, हमारे लोकतंत्र के एक अहम अंग के रूप में हो गए हैं, यानी कि जुड़ चुके हैं। आज कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भारत में कभी क्या है, ऐसी सरकार बन सकती है जो चुनी हुई ना हो, या कभी ऐसे सैनिक तानाशाह आ सकता है कोई, या कोई ऐसे अधिनायक तंत्र आ सकता है, ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता। या इतनी भी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बिना चुनी हुई सरकार, यानी बिना निर्वाचन की कोई सरकार अब बन सकती है, या बिना चुनाव के कोई सरकार बन सकती है, ऐसा हम अब कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो निष्कर्ष हम देखें, इन सब बातों पर अगर निष्कर्ष देखें तो हमारी चुनाव व्यवस्था को पूरे देश दुनिया में क्या है, सम्मान से की नज़र से, आदर की नज़र से देखा जाता है। मतदाताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मतदाताओं की भूमिका बढ़ी है। हमारा निर्वाचन आयोग जो है उसकी निष्पक्षता और उसके स्वतंत्र की जो कार्य करने की जो क्षमता, उसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ा है, ठीक है। हम विश्वास करते हैं कि निष्पक्ष रूप से हमारा निर्वाचन आयोग काम करता है, ठीक है। और ठीक है, जो ये सब बातें क्या, हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके क्या है, निर्णयों को क्या है, एक तरह से सार्थक बनाता है, उचित बनाता है। अगर हमारी चुनाव व्यवस्था को और अधिक दोष रहित बनाया जा सकता है तो बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। एक नागरिक के रूप में, एक मतदाता के रूप में अगर और सुधार हो सकते हैं, दोष रहित बनाया जा सकता है, तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती। लोकतंत्र के इस महोत्सव को हम और अच्छे ढंग से क्या है, इसको हम एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और अपने चुनाव प्रणाली को क्या है, और हम अर्थपूर्ण बना सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ यह अध्याय खत्म हो रहा है। आई होप
आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आप सभी नोट डाउन करते जाएं। आई थिंक मैंने पूरा कर दिया है।